आइए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यमुना नदी की। जी हाँ, जिसे साफ करने की कोशिशें दिल्ली में तेज हुई हैं। कई प्रयास हाल के दिनों में शुरू हुए हैं। इस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे यमुना की सफाई को लेकर कोशिशें की जा रही हैं। हम ये भी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर यमुना नदी का मर्ज क्या है, सफाई अभियान में क्या चुनौतियां हैं। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया लगातार यमुना सफाई पर नजर बनाए हुए हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि थोड़ी थोड़ी ही सही यमुना का स्वरूप बदलने लगा है। जिस यमुना में गंदगी कल तक पानी में बहती नजर आती थी, उस नदी का पानी पहले के मुकाबले साफ दिख रहा है। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया की लगातार स्वच्छता अभियान पर नजर है और ये तस्वीरें बता रही है कि जीएनटी की मुहिम और सरकार की छोटी छोटी कोशिशों ने यमुना को नई उम्मीद दी है। तो चलिए सबसे पहले आपको अपने संवाददाता मनीष चौरसिया की वो रिपोर्ट दिखा देते हैं जिसमें यमुना की पीड़ा को समझा जा सकता है। और एक तरफ यमुना सफाई का अभियान चल रहा है तो दूसरी ओर यमुना में अभी भी फैक्ट्रियों से निकला केमिकल घुल रहा है। देखिए। दिल्ली के लिए यमुना नदी जीवन रेखा की तरह है। यमुना की धारा न सिर्फ दिल्ली की प्यास बुझाती है बल्कि राजधानी की तरक्की में सहायक भी है। आज यही यमुना नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है क्योंकि दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना नदी प्रदूषण का शिकार है। यमुनोत्री से निकली यमुना की निर्मल धारा दिल्ली में दाखिल होते हुए ही मैली हो जाती है। दिल्ली के अपने 52 किलोमीटर के सफर में यमुना में इतना प्रदूषण होता है कि इसका पानी जीवन देने की जगह बीमारी देने वाला बन जाता है। दिल्ली में यमुना के पानी में इतना प्रदूषण घुल जाता है कि इसका रंग, स्वरूप और गुण सब बदल जाता है। दिल्ली में यमुना के जहरीले होने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से एक है यमुना में गिरने वाला बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी। केमिकल फैक्ट्रियों से भारी मात्रा में जहरीला कचरा यमुना में छोड़ा जाता है। यमुना में गिरने वाले बड़े नालों का ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है क्योंकि ड्रेनेज सीवेज सिस्टम सही नहीं है। आज आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से छोटी छोटी अवैध डाइंग यूनिट यमुना को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। उसे और ज्यादा मैला और खतरनाक बना रही है। डाइंग यूनिट को लेकर नियम ये है कि किसी भी रिहायशी इलाके में नहीं हो सकती और इनके फैक्ट्री से निकलने वाले पानी को ट्रीट करके ही नदी या नालों में छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन आपको दिखाते हैं कि कैसे छोटी छोटी गली मोहल्लों में रिहायशी इलाकों के बीच ये डाइंग यूनिट चल रही हैं और इनका केमिकल वाला रंगीन पानी फैक्ट्री से निकलकर सीधा नाली और फिर नाली के जरिए नालों में पहुँच रहा है। ये इलाका मीठापुर का है और ये यूनिट आप देखिए, ये एक यूनिट है जहाँ पर जीन्स को डाई किया जाता है, कपड़ों को डाई किया जाता है और जो कलर उसका होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, जो कलर होता है, उसको डायरेक्ट नदी में या फिर नाले में बहा दिया जाता है। नियम ये कहता है कि किसी भी रेजिडेंशियल इलाके में इस तरह से डाइंग यूनिट्स को नहीं ऑपरेट कर सकते। और पानी देखिए आप, जो उसका वेस्ट वाटर है, किस तरह से कितनी लापरवाही से निस्तारित किया जा रहा है। नीचे आप इनकी नालियाँ देखेंगे तो पूरे वो नीले रंग के पानी से रंगी हुई हैं और वही गंदगी आपको यहाँ पर बाहर भी दिखाई पड़ जाएगी। और जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इनका ये वेस्ट वाटर जो कि कलर्ड वाटर है, ये इन्हीं नालियों से होते हुए फिर नाले में जाता है जिसमें तमाम सारा केमिकल होता है। वो केमिकल जो पानी को नुकसान पहुँचाता है और फिर उन्हीं नालों से होते हुए ये केमिकल पहुँच जाता है यमुना में। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले ये रंगीन गंदा पानी उन सभी जहरीले केमिकल से लैस हैं जो यमुना के दामन पर गंदे पानी का दाग लगा रहे हैं। यमुना में मिलने वाला ये पानी इतना जहरीला है कि ये पूरे यमुना के इकोसिस्टम को तबाह कर रहा है। मेन जो इनके कलर्स होते हैं सल्फर के कलर्स होते हैं इसके अंदर KMnO4 जिसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। इसके अंदर जो सल्फर के इनके कलर्स होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हैवी मेटल्स जैसे कि कैडमियम उसके अंदर काफ़ी होता है, उसके अंदर आर्सेनिक होता है, उसमें लेड और मरकरी होता है। तो हमारी सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि इन उद्योगों के ऊपर लगाम लगाई जाए जिससे कि हैवी मेटल्स यमुना में आने से रुक सके।
ऐसा केवल एक जगह पर नहीं हो रहा है। इस इलाके में जगह जगह पर जहरीले पानी को उस ड्रेन में डाला जा रहा है जो यमुना में गिरता है। पूरे इलाके में कच्ची नालियों के साथ साथ पाइपों का जाल बिछा हुआ है। इन गतिविधियों को रोकने के लिए अब तक कोई कारगर व्यवस्था नहीं थी। जो डाइंग यूनिट्स हैं, अगर उनको ठीक से बंद किया जाए, एमसीडी यहाँ पर आती है कई बार रेड मारने के लिए, बार बार कार्रवाई होती है, लेकिन फिर कुछ लोगों की मिलीभगत होती है, कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत होती है, इसके बाद यूनिट फिर से काम करना शुरू कर देती हैं। अगर ऐसी यूनिट पर, एमसीडी के ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी तो जाहिर तौर पर यहाँ पर एक बड़ी राहत मिल सकती है। अब सरकार को ये देखना है कि वो कैसे इन इल्लीगल डाइंग यूनिट्स को बंद करती हैं ताकि यमुना को थोड़ी और राहत मिल पाए। यमुना की सफाई की कोशिशें पिछले 3 दशकों से जारी हैं, लेकिन उसमें अब तक सफलता नहीं मिल सकी है क्योंकि इस प्रयास में जन भागीदारी का अभाव है। ऐसे में अगर दिल्ली में यमुना को उसकी स्वच्छता लौटानी है तो उसमें सरकार के साथ आम लोगों को भी सामने आना पड़ेगा। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। देखिए, यमुना को स्वच्छ बनाने की जो ये मुहिम है गुड न्यूज टुडे की लगातार जारी है। मनीष की आप रिपोर्ट भी देख रहे हैं। देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि जब तक इन कारणों को, जो कारण अभी दिखाए गए हैं, उन्हें दूर नहीं किया जाएगा तब तक यमुना को स्वच्छ करना मुश्किल है। बिल्कुल, सिचुएशन इतनी ज्यादा अलार्मिंग है। तस्वीरें हम देख रहे हैं, रिपोर्ट सामने आ रही है। इतने सालों से यमुना को गंदा किया जा रहा है, उसमें प्रदूषण कारण हो, फैक्ट्री वेस्ट हो, आसपास के लोग रह रहे हैं वो कचरा डाल रहे हैं। तो अभी अगर कुछ नहीं किया गया तो सिचुएशन और भी ज्यादा, जो ऑलरेडी वर्स है, वो और खराब हो सकती है। और एक बात जो अभी आई ना कि सरकार के साथ लोगों को भी, मतलब चाहे वो नदी हो या कहीं पर भी स्वच्छता की बात हो, तो शायद एक इंडिविजुअल खुद से अगर पहल करेगा तो शायद चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। लेकिन अब देखकर लग रहा है कि अब यमुना साफ हो जाएगी। बिल्कुल, अब ऐसा ही नई लग रहा है। सरकार आ गई। होप तो यही है कि साफ होगी और साफ होनी भी चाहिए। लेकिन यमुना की सफाई में क्या अड़चने हैं ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन 1 महीने में काफी कुछ बदला भी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जीएनटी रिपोर्टर मनीष चौरसिया की जुबानी बदलती यमुना की कहानी। नई सरकार ने यमुना की सफाई करने के लिए कदम बढ़ाया तो गुड न्यूज टुडे ने उनके साथ कदम ताल करना शुरू कर दिया। गुड न्यूज टुडे ने लगातार इस पूरी स्टोरी को एक मुहिम बना लिया और आप तक ऐसी खबरें पहुंचाता रहा जिससे न सिर्फ सरकार ही जागती रही बल्कि आम आदमी में भी एक जागरूकता की भावना आई। सबसे पहले हमने आपको खबर दिखाई कि किस तरह से कालिंदी कुंज बैराज के पास जब वहां पानी सूखा तो नदी की तलहटी में क्या कुछ था। हमने दिखाया आपको कि कैसे आम लोगों ने नदी में प्लास्टिक फेंक कर एक पूरा प्लास्टिक बीज तैयार कर दिया है। इससे लोगों में जागरूकता लाने की हमने कोशिश की। फिर हमने आपको दिखाई कि दिल्ली में किस तरह से एसटीपी अपना काम कर रही हैं। हमने आपको एक एसटीपी दिखाई जो अच्छे से अपना काम कर रही हैं, जिससे निकलने वाला पानी बहुत साफ था, बहुत निर्मल था, जबकि दूसरी एसटीपी ऐसी थी जो कि ठीक से काम नहीं कर रही थी। इस स्टोरी पर सरकार जागी और इसके बाद सरकार ने एक वाटर रिसोर्स रिकवरी सेल बनाया जिसका काम सिर्फ यही होगा कि किस तरह से ऐसे एसटीपी पर नजर रखी जाएगी कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, और फिर उस पानी का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लगातार आप तक यमुना से जुड़ी तमाम खबरें दिखाते आ रहे हैं। हमने आपको बताया कि अगर यमुना साफ हो गई तो यमुना में क्या कुछ हो सकता है। हमने आपको दिखाया किस तरह से यमुना में कई सारे प्लेयर्स वाटर स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं। यमुना में प्रैक्टिस करके वो नेशनल गेम्स में मेडल लेकर आ रहे हैं और ओलंपिक में मेडल लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं हमने आपको ये भी दिखाया कि सरकार भी किस तरह से यमुना को साफ करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है और उसका असर देखिए कि अब यमुना आपको आईटीओ पर बेहतर स्थिति में दिखाई पड़ती है। पहले यहाँ पर पानी जितना गंदा हुआ करता था उस गंदगी को पीछे से साफ किया गया है और अब यहाँ पर पानी का जो रंग है वो तो फिलहाल जरूर काला ही है, लेकिन जो गंदगी आपको पानी में दिखाई पड़ती थी वो गंदगी इस वक्त पानी में दिखाई नहीं पड़ती है। हमने आपको वो खबर भी दिखाई कि किस तरह से सालों से जब यमुना की जो हालत है वो खराब होती गई तो उससे सटे हुए जो गांव थे नोएडा में, वहां पर क्या स्थिति है। एक गांव जहां पर खराब पानी के चलते लगभग पूरा गांव पथरी का मरीज हो चुका है। वहां लगभग हर घर में पथरी के बहुत सारे मरीज मौजूद हैं और तो और महिलाओं के वहां पर बच्चेदानी भी खराब हो रही है, उसका भी ऑपरेशन करके उसे निकालना पड़ रहा है। इस तरह की तमाम गंभीर चीज़ों को हम लगातार गुड न्यूज़ टुडे एक मुहिम बनाकर यमुना की खबरों के रूप में आपको दिखाता आ रहा है। अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं, लेकिन सरकार ने इस बीच यमुना में क्रूज चलाने की भी तैयारी कर ली है। जल्दी इस काम को भी अमली जामा पहनाया जाएगा और जैसे जैसे सरकार अपने इस अभियान में आगे बढ़ेगी, जीएनटी भी
अपनी इस मुहिम को लेकर आगे जाएगा और आप तक ऐसे तमाम खबरें पहुंचाता रहेगा। हमने आपको वो खबर भी दिखाई कि किस तरह से यमुना में लगातार यमुना के पास में जो नाले उससे आकर मिल रहे हैं, उन नालों में किस तरह से अवैध तरीके से गंदगी डाली जा रही है। हमने आपको खबर दिखाई किस तरह से एक नाले में जो बदरी होती है, जो कंस्ट्रक्शन काम में काम आती है, उसका वेस्ट नाले में डाला जा रहा है और वो नाला आगे जाकर सीधे यमुना में गिरता है। हमने आपको खबर दिखाई किस तरह से दिल्ली के तमाम इलाकों में अवैध डाइंग यूनिट चल रही हैं, जहां पर कपड़ों की रंगाई का काम किया जाता है और उनका जो वेस्ट है, जो केमिकल वेस्ट वाटर है, वो भी सीधे नाली में बिना ट्रीट किए भेजा जा रहा है। फिर वही नाली आगे जाकर नाले से मिलती है, फिर वही नाला आगे जाकर यमुना से मिलता है। हमने वो तमाम चीज़ें बताई हैं जो कि सरकार अगर तुरंत उन पर कार्रवाई करे तो यमुना काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। ये अभियान, ये मिशन इसी तरह जारी रहेगा। यमुना को साफ करने में गुड न्यूज़ टुडे भी अपनी पॉजिटिव भूमिका निभाता रहेगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। तो दिल्ली वालों और नोएडा वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली चिल्ला एलिवेटेड रोड बननी शुरू हो गई है और गुरुवार को इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन भी किया गया और इसका शुभारंभ किया गया है। करीब 800 करोड़ की लागत से बनने जा रहे इस एलिवेटेड रोड से दिल्ली और नोएडा के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही लोगों को जाम से भी छुटकारा मिलेगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इस प्रोजेक्ट को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली से नोएडा और ग्रेटर नोएडा जाना अब और आसान हो जाएगा। इसके लिए चिल्ला एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य एक बार फिर से शुरू हो गया। गुरुवार को नोएडा के सेक्टर 14A में भूमि पूजन के साथ इसकी आधिकारिक शुरुआत की गई। इस मौके पर प्राधिकरण के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले इस एलिवेटेड रोड के बन जाने से न सिर्फ नोएडा और दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि जाम से भी छुटकारा मिलेगा। ये एलिवेटेड रोड 6 किलोमीटर लंबा होगा, जो चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर तक बनेगा। एलिवेटेड रोड पर चढ़ने उतरने के लिए 6 जगह लूप बनाए जाएंगे। इसकी लागत 800 करोड़ रुपए होगी। चिल्ला एलिवेटेड रोड के बनने से नोएडा और दिल्ली के बीच सफर आसान हो जाएगा। वहीं दिल्ली के मयूर विहार और अक्षरधाम से आने वाले यात्रियों को जाम से राहत मिलेगी। इसके साथ ही नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात का दबाव भी कम हो जाएगा। चिल्ला एलिवेटेड रोड से नोएडा और दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लाखों यात्रियों का समय बचेगा। इस एलिवेटेड रोड के बनने से 10 लाख वाहनों को फायदा होगा। चिल्ला एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये 6 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। चिल्ला रेगुलेटर से लेकर हमारा महामाया तक है। दिल्ली से जितने भी ट्रैफिक आ रहे हैं, हमारा 14A के सामने जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है, उस ट्रैफिक इश्यूज़ को ये सॉल्व करेगा। तो ये मयूर विहार के पीछे जितने भी ट्रैफिक है वो सारा टैप करेगा और महामाया में जाकर ये लैंड होगा। टोटल 787 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो 3 साल में ये प्रोजेक्ट बनना है। तो ये प्रोजेक्ट बनने से काफ़ी इस साइड का ट्रैफिक इश्यू सॉल्व हो जाएगा। चिल्ला एलिवेटेड रोड परियोजना का शिलान्यास सीएम योगी ने साल 2019 में किया था और इस पर काम शुरू भी हो गया था। बाद में कोरोना काल में इस पर काम लगभग ठप हो गया, जिसे अब दोबारा शुरू कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि 2028 तक ये एलिवेटेड रोड बनकर तैयार हो जाएगा। भूपेंद्र चौधरी, नोएडा, गुड न्यूज़ टुडे। देखिए, रंगों के त्योहार होली को गुजरे 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन देश के कई इलाकों में अभी होली का खुमार कम नहीं हुआ है। कई जगह परंपराओं की वजह से होली का त्योहार अभी भी जारी है, तो कई जगहों पर धार्मिक कारणों से होली मनाई जा रही है। लेकिन कानपुर में होली की हुल्लड़बाजी की वजह देशभक्ति और आजादी की लड़ाई से जुड़ी है। यहाँ पर गंगा मेला महोत्सव का आयोजन हर साल होता है और पूरा शहर अलग अलग रंगों में डूब जाता है। क्योंकि ये कानपुर शहर की परंपरा है, इसलिए सभी निवासी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सभी धर्मों के लोग धूमधाम से होली मनाते हैं। 14 मार्च को होली थी, लेकिन कानपुर में अभी भी होली का रंग नहीं उतरा है। यहाँ पर होली के बाद भी होली का उत्साह कम नहीं होता। 20 मार्च को कानपुर में उमंग के साथ गंगा मेला मनाया गया, लेकिन इस गंगा मेला महोत्सव का इतिहास आजादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस महोत्सव को कानपुर के लोग अपना मानते हैं और जमकर रंग, अबीर और गुलाल से होली खेलते हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि कानपुर नगर के अंदर
गंगा जमनी तहसीब जो है, जो कानपुर नगर गणेश शक्कर विद्यार्थी और हसरत मोहानी की धरती है, जो गंगा के माँ के पावन तट पर बसा हुआ है। इसमें हिंदू और मुसलमान मिलकर हर त्योहारों को हमेशा साथ में रहकर उसमें सहयोग करते हैं। ये कानपुर का अपना ऐतिहासिक त्योहार है जो आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। हम सब कानपुर वासी इसको बड़ी हंसी खुशी उल्लास के साथ मनाते हैं। दरअसल 1942 में जब आजादी की लड़ाई चरम पर थी, ब्रिटिश जिलाधिकारी ने कानपुर में होली खेलने पर रोक लगा दी थी। तब ब्रिटिश सरकार ने होली खेलते हुए कुछ क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के विरोध में कानपुर के लोग इकट्ठे हुए और 5 दिनों तक होली का रंग लगाकर हटिया में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद ब्रिटिश सरकार को गिरफ्तार क्रांतिकारियों को छोड़ना पड़ा और सरसैया घाट पर उन्हें रिहा किया गया। तब सभी लोगों ने सरसैया घाट पर गंगा में डुबकी लगाई और जोर शोर से होली का उत्सव मनाया। तभी से कानपुर में अनुराधा नक्षत्र में होली मनाई जाने लगी। 1942 में एक तरफ जिलाधिकारी ने लोगों के होली खेलने पर पाबंदी लगाई थी, तो दूसरी तरफ 20 मार्च को इस मेले का शुभारंभ कानपुर के जिलाधिकारी ने झंडा फहरा कर किया। अब ये परंपरा की तरह हो गई है और हर साल जिले के कलेक्टर के हाथों ही इस मेले का शुभारंभ होता है। मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है, धर्म का विषय है और ठाकुर वासियों की तो जब जाहिर है उसी का आनंद ले रहे हैं। इस गंगा मेला उत्सव की शुरुआत क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के साथ होती है। फिर रंगों का ठेला निकाला जाता है जिसको भैंसा खींचता है। कानपुर के जिस ओर से ये ठेला निकलता है, लोग पूरे श्रद्धाभाव से इसका फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। इस जुलूस में ऊंट, घोड़े, हाथी पर सवार लोग पूरे धूमधाम से घूम घूम कर होली मनाते हैं। इस तरह से कानपुर में पूरे 7 दिन तक होली खेली जाती है। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर घरों में परिवार के सदस्य कमाने वाले होते हैं और इससे घर के बुजुर्गों को अकेलेपन का सामना तो करना ही पड़ता है और उनकी देखभाल की चिंता भी परिवार के सदस्यों को लगी रहती है। मन हरदम शंकाओं से घिरा हुआ रहता है। लेकिन इस समस्या का समाधान दिखने जा रहा है गोरखपुर में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इलाके में पूर्वांचल का पहला सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर बनाया जा रहा है और सीएम योगी जल्द ही इसका लोकार्पण भी करेंगे। गोरखपुर नगर निगम की पहल पर बना ये डे केयर सेंटर सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाया गया है, जिससे अब बच्चों को अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नगर निगम इन लोगों का ख्याल रखेगा। यह पूर्वांचल का पहला सीनियर सिटीजन केयर सेंटर जो कि बनकर तैयार है, लोकार्पण की प्रतीक्षा में है। जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे लोकार्पित करेंगे। आपको बता दें कि 20 सितंबर 2023 से इसके निर्माण शुरू हो गया था, जिसमें कुल 2.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। नगर निगम द्वारा बनाए गए डे केयर सीनियर सिटीजन सेंटर में बच्चे अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों को सुबह ऑफिस जाते वक्त छोड़ सकते हैं और शाम को वापस उनको लेकर घर जा सकते हैं। गोरखपुर के सिविल लाइंस में ये पूर्वांचल का पहला सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर है। ये 2.50 करोड़ की लागत से बनके तैयार हुआ है, जिसमें लगभग 400 बुजुर्ग एक साथ रह सकते हैं। इस डे केयर में नगर निगम सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रखेगा। इस डे केयर में बुजुर्गों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें मनोरंजन से लेकर स्वास्थ्य सुविधा और गेम भी मौजूद होंगे। यहाँ बुक्स, लाइब्रेरी, पेपर के अलावा कैफे की भी सुविधा रहेगी। सीनियर सिटीजन्स यहाँ से खाने पीने की चीजें भी ले सकते हैं। डे केयर सेंटर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस डे केयर सेंटर का शिलान्यास किया था। तो मुझे लगता है इस तरीके का सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर बहुत ही अच्छा बना है और काफ़ी हमारे सीनियर सिटीजन में इसको लेकर काफ़ी उत्साह है और जल्द ही इसको हम संचालन करेंगे। डे केयर सेंटर के संचालन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद नगर निगम जल्द ही सीनियर सिटीजन सेंटर को बुजुर्गों को सौंप देगा। जल्द ही इसका शुभारंभ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। गोरखपुर से रवि गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको एक कहानी दिखाते हैं अनोखे प्रेम की। जी हाँ, आगरा के रामलाल वृद्धाश्रम में 66 साल का दूल्हा 57 साल की दुल्हनिया ने 7 फेरे लिए हैं और मिसाल बन गए हैं। वृद्धाश्रम में खुशियां ही खुशियां हैं। अब
बुजुर्गवारों ने आशीर्वाद के साथ इस बुजुर्ग जोड़े ने एक दूसरे को अपनाकर अपने अकेलेपन पर जीत हासिल की है। देखिए। ये तस्वीरें रामलाल वृद्धाश्रम में खुशियों के साथ इन बुजुर्गवारों के अकेलेपन से जीतने का पैगाम लाई हैं। इस वृद्धाश्रम में यूपी आगरा के 66 साल के मुन्नालाल और 57 साल की प्रमिला 7 फेरों के बंधन में बंध गए और शादी का गवाह बना पूरा वृद्धाश्रम। आश्रम के ही कुछ लोग घराती बने तो कुछ लोग बाराती। हर कोई झूम झूम कर इस खुशियों भरे दिन का हिस्सा बना। मुन्नालाल और प्रमिला की मुलाकात 6 महीने पहले वृद्धाश्रम में हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनने का फैसला लिया। प्रमिला के पति का देहांत हो चुका है और उनके बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ गए। वहीं मुन्नालाल भी अपनी 90 साल की मां के साथ आश्रम में रहते हैं क्योंकि उनके परिवार ने उन्हें घर से निकाल दिया था। अब एक दूसरे को वरमाला पहनाकर 7 फेरों के बंधन में बंधकर एक दूसरे को मन से अपनाकर दोनों का दुख मिलकर सुख में बदल गया है। मां का आशीर्वाद मिल गया है। अनोखी शादी के साक्षी बने तमाम बुजुर्गवारों ने भी आशीर्वाद दे दिया। रामलाल वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने इस शादी को एक मिसाल बना अकेलेपन को मिलकर हरा दिया। सच ही है, उम्र के उस पड़ाव पर जहाँ किसी अपने का होना अहम हो तब अपने ही छोड़ दे, अकेलापन घर कर ले और तब कोई मिले जो हाथ थाम ले, अपना बना ले तो जीवन ये समझ लेता है कि प्रेम और अपनापन उम्र का मोहताज नहीं। आगरा से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गर्मियों की शुरुआत होने वाली है। कई जगहों पर गर्मी आ भी चुकी है, लेकिन उसमें फेवरेट फ्रूट कौन सा होता है पहले ये जान लेते हैं सबसे। ये बताइए, आप लोगों का फेवरेट फ्रूट क्या है? वाटरमेलन। मैंगो। गर्मियों में मैंगो। बिल्कुल। मुझे लगता है वाटरमेलन, आप सही कह रही हैं। गर्मियों में तरबूज लोग खाना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें पानी बहुत होता है, लेकिन आम फलों का राजा होता है और राजा होने के साथ साथ बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगता है कि आम हर तरीके से खा सकते हैं, राइट? देखिए, टेस्टी तो लगता है, लेकिन मैं ना गर्मियों में उसका मैंगो शेक बनाकर पी लेती हूँ। मैंगो शेक, मैंगो स्पून से भी खा सकते हैं। और इतनी वैरायटी होती है ना आम की, मतलब गर्मियों का तो फ्लेवर्ड आइसक्रीम्स, मैंगो आइसक्रीम्स होती हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं आम को खाने के। स्मूदीज में आप डाल सकते हो, स्मूदीज में डाल सकते हैं। तो आम हर तरीके से खा सकते हैं और लोग खाते भी हैं। तो गर्मी के मौसम में आम की बहार होने वाली है। आने वाले कुछ दिन बाद बाजार में अलग अलग तरह के आम आपको मिलेंगे, लेकिन उससे पहले देवगढ़ के हापुस आम की प्रामाणिकता को बचाने के लिए विशेष फैसला लिया गया है। देवगढ़ के हापुस या अल्फांसो मैंगो में UID स्टिकर लगाया जा रहा है जो उसकी ओरिजिनलिटी की पहचान होगी। आप उस पर मौजूद QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको आम के बारे में जितनी भी जानकारी है वो मिलेगी। साथ साथ ये भी पता चलेगा कि ये आम क्यों खास है। गर्मी का मौसम आते ही जिस फल का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है वो आम ही है। अलग अलग तरह के रसीले आम बाजारों की रौनक बढ़ाते हैं। मालदा हो, चौसा हो, लंगड़ा हो या फिर हो दशहरी आम, हर तरह का आम लोगों को खूब पसंद आता है। इन्हीं में से एक आम है देवगढ़ का अल्फांसो यानी हापुस आम, जो अपने रस, स्वाद और खुशबू के लिए मशहूर है। हालांकि अक्सर पहचान न होने की वजह से लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि देवघर हापुस आम की प्रामाणिकता की सुरक्षा की जा सकेगी। मतलब ये कि अब देवगढ़ अल्फांसो या देवगढ़ हापुस आम पर एक TPCL स्टिकर होगा, जो इस बात का सबूत होगा कि आम असल में देवगढ़ का अल्फांसो या हापुस आम है। देवगढ़ तालुका मैंगो ग्रोवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने इस UID सील प्रणाली को शुरू किया है। तो अभी ये आम का सीजन शुरू हुआ है और आम के सीजन में बड़े बड़े शहरों में सभी जगह देवगढ़ आम के बोर्ड्स लगते हैं।
इतने सालों में जो देवगढ़ हापुस ने अपना नाम कमाया हुआ है, ये मार्केट में क्या हो रहा है, अभी कोई भी उठ रहा है, कौन सा भी आम देवगढ़ के नाम पे बेच रहा है। तो कस्टमर की जो ये जालसाजी हो रही है कस्टमर के साथ, जो उसकी चीटिंग हो रही है, ये उसको रोकने के लिए ये देवगढ़ तालुका आंबा उत्पादक सहकारी संस्था ने ये UID प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। इसमें हर देवगढ़ में जो जेन्युइन शेतकरी है उसको ये कोड इशू हो रहे हैं, हर आम के लिए अलग कोड आता है। इस पहल का उद्देश्य नकली आमों की बिक्री पर अंकुश लगाना और ये सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को केवल प्रमाणित देवगढ़ अल्फांसो आम ही मिले। ये ऐसी किस्म के आम हैं जिसने 1 सदी से भी अधिक समय से अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखा है। सिंधुदुर्ग जिले की देवगढ़ तालुका में उगाए जाने वाले हापुस आम अपनी सुगंध और बेहतरीन स्वाद के लिए जाने जाते हैं, जो बाजार में प्रीमियम कीमत पर बिकते हैं। GI रजिस्टर्ड अभी तक कुछ 600 के आसपास फार्मर्स रजिस्टर्ड है, उसमें 308 फार्मर्स को अभी ये कोड इशू हो चुके हैं। बाकी लोगों का भी आ रहे हैं क्योंकि अभी हार्वेस्टिंग शुरू नहीं हुआ है, तो जैसे हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगा लोग फार्मर्स उसका लेंगे। लेकिन अक्सर ग्राहक धोखा खा जाते हैं। उनके लिए असली देवगढ़ हापुस आम कौन सा है ये पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन तकनीक का उपयोग करते हुए अब देवगढ़ आमों पर UID कोड लागू किया जा रहा है। आम व्यापारियों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे न केवल किसानों और UID बनाने वाली कंपनियों का फायदा होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी असली देवगढ़ आम मिलेगा। श्रीकृष्ण पांचाल, पुणे, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे अंतरिक्ष और उससे जुड़े एक अनोखे खोज की। दरअसल हाल ही के एक खगोलीय खोज ने शोधकर्ताओं को चौंका दिया है, जब वैज्ञानिकों ने एक विशाल हीरे जैसे ग्रह की पहचान की है। यह ग्रह पृथ्वी से 5 गुना बड़ा और भारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ग्रह कभी एक तारे का हिस्सा था, लेकिन इसकी बाहरी परत हटने के बाद यह विशाल हीरा बन गया है। और देखिए, खगोल शास्त्रियों का कहना है कि ये ग्रह सूरज का 17 घंटे में चक्कर लगाता है। इसकी सतह का तापमान 2400 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। अनुमान है कि ये पिघले हुए लावा और हीरे से ढका हो सकता है। रहस्यों से भरी अंतरिक्ष की दुनिया में ये नया ग्रह इन दिनों सुर्खियों में है। पृथ्वी से करीब 41 प्रकाश वर्ष दूर इस ग्रह में एक ऐसी खूबी है जो इसे बाकी सभी ग्रहों से अलग बनाती है। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जब इस ग्रह की तस्वीर ली तो पूरी दुनिया के स्पेस साइंटिस्ट हैरान हो गए, क्योंकि ये ग्रह हीरो से भरा हो सकता है। नासा के मुताबिक ये ग्रह पृथ्वी से करीब 5 गुना बड़ा है। इस ग्रह को PCR J1719-1438b का नाम दिया गया है। एक न्यूट्रॉन तारे ने इस ग्रह की बाहरी परत को हटा दिया। उच्च दबाव के कारण ग्रह का मौजूद कार्बन हीरे में तब्दील हो गया। हीरो की वजह से यह ग्रह चमकदार खगोलीय हीरा माना जा रहा है। इसकी सतह का तापमान 2400 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यह ग्रह अंतरिक्ष में अपने सूर्य 55 क्रैंकी E का चक्कर लगा रहा है। ये क्रैंकी E से बेहद करीब है और महज 17 घंटों में ही ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। इस ग्रह को नासा के वैज्ञानिक बड़ी बारीकी से स्टडी कर रहे हैं। अभी तक मिली जानकारियों के आधार पर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अत्यधिक गर्म होने की वजह से इस ग्रह पर लावा भी मौजूद हो सकता है। लावा और हीरे के अलावा इस ग्रह पर बड़ी मात्रा में ग्रेफाइट भी हो सकता है। अगर इस ग्रह के बारे में वैज्ञानिकों का अनुमान सही निकला तो यह अंतरिक्ष की दुनिया में अब तक की सबसे अनोखी खोज हो सकती है। इससे ग्रहों की संरचना के बारे में वैज्ञानिकों को कई अहम जानकारियां मिल रही है। इस खोज से ब्रह्मांड में ऐसे और दुर्लभ ग्रहों की मौजूदगी की उम्मीद भी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भैया, आज वर्ल्ड पोएट्री डे है। किसे किसे पोएट्री का शौक है? मुझे सुनना पसंद है। मुझे भी सुनना पसंद है। लेकिन बचपन में लेकर के क्या कहेंगी? मतलब मुझे बचपन में बहुत शौक था और मुझे याद आता है कि मैंने एक ऐसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा था जहां पर मेरी कविता थी और वो माँ पर थी कविता। शायद उसकी एक लाइन थी, हाँ माँ हाँ तुम सर्वोत्तम हो, और मैं वहाँ फर्स्ट प्राइज जीती थी। तो बचपन में बहुत शौक था। आपने चूंकि बचपन की बात कही तो मैं बता दूं, जब मैं 5th में थी तो मेरी जो पहली कविता थी वो हमारे एनुअल बुक में छपी थी, जिसका नाम था दो किनारे। मुझे याद है कि हम सभी कहीं ना कहीं जो है पोइट्री से, किस्से कहानियों से जुड़े रहे हैं, क्योंकि वो सबसे बेहतर जरिया होती है अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचाने की या फिर लोगों तक पहुंचाने की। बिल्कुल है ना? बिल्कुल, जो सीधे शब्दों में आप नहीं कह सकते वो कविता के माध्यम से, कहानियों के अच्छा कनेक्शन ऑडियंस के साथ बन जाता है। बिल्कुल, ये आज हम समझ रहे हैं, तब नहीं समझते थे। तो आज वर्ल्ड पोइट्री डे है और इसी पर आप देखिए ये खास हमारी रिपोर्ट।
8 ही बिलियन उम्र ज़मीं की होगी शायद। अजय आपकी फेवरेट है ये। 8 ही बिलियन उम्र ज़मीं की होगी शायद, ऐसा ही अंदाजा है कुछ साइंसदानों का। Am I right? 8 billion years is the life of our Earth. 8 ही बिलियन उम्र ज़मीं की होगी शायद, ऐसा ही अंदाजा है कुछ साइंसदानों का। 4.6 बिलियन सालों की उम्र बीत चुकी है, और कितनी देर लगा दी तुमने आने में? 4 आउट ऑफ 8 बिलियन, 4.6 बिलियन सालों की उम्र तो बीत चुकी है, कितनी देर लगा दी तुमने? और अब मिलकर किस मजहब और जात और पात के चक्कर में तुम पड़ी हुई हो? और अब मिलकर किस मजहब और जात और पात की फिक्र लगी है? आओ चलें, अब 3 ही बिलियन साल बचे हैं, चलो चलें अब। लुक एट द एंड, अब तो छोड़ दो, बहुत हो गया। जात पात के झगड़े कर लिए तुमने, उसके बाद उस रिश्ते में गुजरते हुए एक नज्म कहिए तो मैं पढ़ दूं आपको, क्योंकि मुझे कई लोगों ने कई बार फरमाइश की थी कि तो रिलेशनशिप में वहां तक आए, मुझको भी तरकीब सिखा दे यार। जुलाहे जुलाहा जो बुनता चला आ रहा है, और कबीर हैं आपके यतेंद्र, जो आपने कबीर पर नज़में लिखी हैं। मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे, अक्सर तुझको देखा है ताना बुनते, जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरा देख नहीं सकता है कोई। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नजर आती हैं यार जुलाहे, मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे। देखिए, सबने कहा है वर्ल्ड पोइट्री डे है, तो मैं अपनी पहली जीवन की जो मेरी कविता थी वही सुनाकर इसकी समाप्ति करती हूँ। दो किनारे दो किनारे दो किनारे, एक नदी के दो किनारे, कभी ना बातें कर सकते हैं, कभी ना कुछ कह सकते हैं, मुसीबतों के ये दो मारे, एक नदी के दो किनारे। मुलाकात मंडे को।